हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं हूं इंजीनियर केवी सिंह और आज का टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति के नियम काफी इंपॉर्टेंट नियम है, जिससे कोई भी कंपटीशन आप देने के लिए जा रहे हैं आपको एक या दो जो सवाल है इससे जरूर पूछे जाएंगे। आसान से सवाल होते हैं अगर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझ जाएंगे तो। अगर नहीं समझ पाए तो यही टफ हो जाता है। वैसे ही 9th एंड 10th के छात्रों के लिए अगर आप स्कोर करना चाहते हैं अच्छी नंबर अपने एनुअल एग्जाम में, तो भी इसको अच्छी तरह से समझिए। और अगर एक बार आप समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान है, फिर भूलेंगे नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन के गति का नियम। तो गति का जो नियम है उसको सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया था वो गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो ने क्या किया, एक प्रयोग किया। उस प्रयोग के बारे में हम लोग बाद में बताएंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि बल क्या होता है, व्हाट इज बल। फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है। तो बल क्या होता है कि कोई भी वस्तु है, सपोज करो ये यहाँ पे कोई वस्तु है और इस वस्तु पे हम लोग बल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, बल। बल लगाएंगे तो ये वस्तु कहां से यहां विस्थापित हो जा रही है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बल क्या है, बल एक राशि है। बल क्या है, एक राशि है जो कि इसी वस्तु पे या पिंड पे लगाने के बाद में उस वस्तु के स्थिति में परिवर्तन होता है। ठीक है, बल एक भौतिक राशि है जिसे किसी पिंड पे लगाने के बाद उस पिंड के की जो अवस्था है, जो स्थिति है, उसमें परिवर्तन होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। तो किसी वस्तु को गतिमान करने के लिए, उसकी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए बल की जरूरत होती है, और जब हम बल लगाते हैं तो वस्तु के जो स्थिति है उसमें परिवर्तन होता है और वस्तु क्या हो जाती है, गतिमान हो जाती है। तो देखिए ये बल जो है ना दो तरह का होता है, एक संतुलित बल होता है और दूसरा क्या होता है, असंतुलित बल होता है। संतुलित और असंतुलित। ठीक है, संतुलित बल किसको बोलते हैं, संतुलित बल होता है जिस पर हम लोग लगा रहे हैं। जैसे इस टेबल पे कोई सामान रखा हुआ है तो इस साइड में भी बल लगा रहे हैं, इस साइड में भी बल लगा रहे हैं, बराबर बल लगा रहे हैं, इक्वल बल लगा रहे हैं, इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। अगर हम लोग इक्वल फोर्स लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये मूव नहीं करेगा। जैसे रस्सा कसी का जो खेल होता है ना, उसी तरह का है। दोनों तरफ से रस्सा खींचते हैं, दोनों तरफ से बराबर बल लगाते हैं, तो ना इधर वाले इधर खींच पाते हैं ना इधर वाले इधर खींच पाते हैं। और ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, संतुलित बल होते हैं। तो कोई भी वस्तु तब तक गतिमान नहीं होती है, हो सकती है, जब तक उस पर असंतुलित बल न लगे, असंतुलित बल न लगे। तो मान लीजिए कोई भारी वस्तु है, उसका बल लगा रहे हैं, वो गतिमान नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है, आपका जो बल है क्या है, संतुलित है। क्योंकि जो आप बल लगा रहे हैं वो और फ्रैक्शनल जो फोर्स है, जो घर्षण का जो फोर्स है वो क्या है, इक्वल हो रहे हैं। इसलिए वस्तु क्या हो रहा है, उसमें गति नहीं आ रही है। ठीक है, तो उसको संतुलित और असंतुलित बल यही होता है। असंतुलित बल का मतलब हो गया कि किसी वस्तु पे जो बल लगा रहे हैं उससे वस्तु गतिमान हो जा रही है, उसको असंतुलित बल बोलेंगे। अब इसी एग्जाम्पल में अगर सपोज करो यहाँ पे F1 बल लगा रहे हैं, यहाँ पे F2 बल लगा रहे हैं। अगर F1 इज ग्रेटर देन F2 तो ये जो टेबल पे जो आर्टिकल रखा हुआ है, जो सामान रखा हुआ है, जो पिन रखा हुआ है, वो किधर मूव करेगी, किधर जाएगी, इधर जाएगी, क्योंकि ये बल क्या है, ज्यादा है इस बल के अपेक्षा, तो इसलिए इधर जाएगी। और यहीं पे अगर ये F2 अगर बड़ा है F1 से तो ये सामान इधर खिसकेगा। इसका मतलब क्या हुआ, बल असंतुलित हो गया। ठीक है, अभी मैंने गैलीलियो के ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा था। एक आनत तल लिया, आनत तल देख रहे हैं ना, ये तल आनत तल बोलते हैं। इस आनत तल लिया गैलीलियो ने दो, और दोनों को एक साथ सजा दिया, इस तरह से एक पॉइंट पे ले आया। और यहां से कांच की गोली जो होती है ना, कांच की गोली, उसको क्या किया, यहां से ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद वो ऑब्जर्व किया कि ये जो है ना, ये जितना ऊंचाई से छोड़ा है उतने ऊंचाई पे नीचे जा रहा है गोली, ऐसे ऐसे नीचे आ रहा है, और फिर यहां से फिर क्या कर रहा है, उतना ही ऊंचाई पे यहाँ चला जा रहा है, क्योंकि ये पोर्शन दोनों क्या किया हुआ, टच किया हुआ है। जितना ऊंचाई से छोड़ा है उतने ऊंचाई तक जा रहा है, फिर ये वापस आ रहा है, फिर उतने ही ऊंचाई तक जा रहा है। जब इस तल को और नीचे किया गया, इसका मतलब ये जो एंगल है ना उसको और छोटा किया गया, कम किया गया, तो भी क्या हो रहा था, वो जो लेवल था उसी लेवल तक ये जा रहा था, और ये जो गोला है ना उतने लेवल तक जा रहा था, और जाकर फिर वापस आकर के जहां से छोड़ा गया वहीं तक जा रहा था। तो ये लगातार बहुत देर तक
जो गोली है, कांच की गोली है, वो जाते आते रहा, जाते आते रहा, जाते आते रहा, और बहुत समय के बाद क्या हुआ, वो रेस्ट में आया, धीरे धीरे रेस्ट में आया। तो रेस्ट में इसलिए आया कि इसमें कुछ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहे थे, घर्षण के फोर्स लग रहे थे, वो धीरे धीरे उसकी गति को कम किए, और फाइनली जो कांच की गोली थी वो रेस्ट में आ गया। तो गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया कि भाई ऐसा है कि अगर कोई वस्तु गतिमान है तो अपना गति को बरकरार रखेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगे। गैलीलियो ने ऑब्जर्व कर लिया था, लेकिन जो नियम है, जो पूरी तरह से ये करने के बाद, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद में, क्या बहुत सारे प्रयोग करने के बाद में न्यूटन ने जो ये नियम, गति के नियम है, उसको उन्होंने बताया, और ये बताया कि गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया था लेकिन वो अपना नियम नहीं दे पाए थे। नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। न्यूटन ने बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और उसके बाद एक कंक्लूजन निकाला। ये कंक्लूजन, 3 कंक्लूजन निकाला। तो इन तीनों कंक्लूजन को न्यूटन का प्रथम नियम, गति के प्रथम नियम, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, और न्यूटन के गति का तृतीय नियम कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं प्रथम नियम क्या है। तो जो हमने अभी गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया था उसी को अगर हम लोग देखें, फुटबॉल जैसे है। अब फुटबॉल ये कांस्टेंट है, रखा है आपने कहीं पे, वहीं पे रहेगा जब तक कोई हवा न चले, या जब तक हम किक नहीं मारे। किक मारेंगे तो क्या होगा? फुटबॉल गतिशील हो जाएगा। ये गतिशील हो जाएगा तो इस पे क्या होता है? हवा, हवा भरा हुआ चारों तरफ से हवा, उसमें जब फुटबॉल जाता है तो हवा अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है और फुटबॉल रेस्ट में आ जाता है। तो और यहाँ पे देख सकते हैं बस, बस देख रहे हैं ना, बस की ये बस है। बस में जैसे ही बस चलती है क्या होता है? ऊपर का जो पोर्शन होता है वो क्या होता है? स्थिर रहता है। नीचे का पोर्शन क्या होता है? हम लोग बैठे हुए हैं। ये कमर का जो पोर्शन गतिमान हो जाता है क्योंकि बस चलती है, तो पीछे की तरफ हम जाते हैं। वैसे जब ब्रेक लगता है तो क्या होता है? नीचे का जो पोर्शन है वो स्थिर हो जाता है, और ऊपर की पोर्शन क्या है? ऊपर का जो पोर्शन है हमारा वो गतिमान ही रहता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वो है क्या होता है? तो नेचुरली अगर ब्रेक लगाया जाए तो आप आगे की तरफ झुकते हैं, और जब स्टार्ट होता है तो पीछे की तरफ जाते हैं। तो ये इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है? इस प्रयोग से क्या पता चलता है? इस प्रयोग से यही पता चलता है कि कोई भी वस्तु, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में या एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है। कब तक बनी रहती है? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो, बाहरी बल कार्यरत ना हो। तो कोई भी वस्तु है अगर वो स्थिर अवस्था में, स्थिर मतलब रखा हुआ है, तो अपनी स्थिर अवस्था में रहेगा, या फिर गतिमान है तो गतिमान रहेगा जब तक कि क्या? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगे। पहला एक कंक्लूजन ये निकला। दूसरा कंक्लूजन निकला कि सभी वस्तुएं जो होती है ना, अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। अपनी गति की अवस्था या फिर स्थिर जो अवस्था है, विरामावस्था है, उसमें जो चेंज होता है, ठीक है, या परिवर्तन होता है, उसका विरोध करती है। तीसरा हमने निकाला कंक्लूजन, वो न्यूटन ने निकाला कि किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। तो कोई वस्तु का जो गुण है जिससे वो गति की अवस्था में है तो गतिशील ही रहेगी, या फिर विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी। तो ये जो गुण है ना, उसको हम लोग न्यूटन ने बताया, उसको क्या बोला? जड़त्व बोला, इनर्शिया बोला। और यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम ही बोलते हैं। ठीक है, जड़त्व का नियम बोलते हैं। जड़त्व का नियम क्या हो गया? किसी भी पिंड का, किसी वस्तु का वह गुण है जिस गुण के चलते वह वस्तु अपनी गति की अवस्था को या फिर विरामावस्था को बरकरार रखना चाहता है, उसमें जो परिवर्तन होता है उसका विरोध करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको जड़त्व बोलते हैं। उस गुण को क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सभी वस्तुओं का जड़त्व बराबर होता है क्या? इसका मतलब सभी वस्तुओं में अगर हम बराबर बल लगाएंगे तो क्या होगा? वो स्थिर रह जाएगा। क्या एक छोटी सी बॉल है, उसको थोड़ा सा भी फोर्स लगा रहे हैं तो गतिमान हो जाएगा। वहीं अगर मेटल का या लोहे का कोई बॉल है, गोला है, उस पर हम ज्यादा बल, कम उतना ही बल लगाएंगे तो क्या वो गतिमान होगा? नहीं होगा, उस पर ज्यादा बल की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब उसका जड़त्व तो ज्यादा है। जितना
बड़ा अगर लोहे का गोला है उसमें ज्यादा बल की जरूरत पड़ेगी उसको गतिमान करने के लिए, इसका मतलब उसका जड़त्व क्या है, ज्यादा है। ओके, तो इसी तरह से एक ठेला गाड़ी को चलाना है, एक ठेले गाड़ी को अगर आपको धक्का देना है तो थोड़ा सा भी बल में धक्का आराम से चलने लगेगी। वही एक रेलगाड़ी को अगर धक्का देना हो तो धक्का देकर के हम लोग रेलगाड़ी को चला सकते हैं, नहीं चला सकते हैं। तो इसका कारण क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि द्रव्यमान, द्रव्यमान जो है ना, द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान जिसका ज्यादा है, जिसका ज्यादा है, जिसका ज्यादा है, उसका जड़त्व जो है, जड़त्व क्या होगा, उसका जो जड़त्व है वो भी ज्यादा होगा। उसका क्या होगा, जड़त्व, जड़त्व क्या होगा, जड़त्व ज्यादा होगा, क्योंकि उसको अपने पोजीशन से, गति की अवस्था से विरामावस्था में लाने में या विरामावस्था से गति की अवस्था में लाने में ज्यादा फोर्स की, ज्यादा बल की जरूरत पड़ेगी। इसलिए ये बोलेंगे कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसका जड़त्व क्या होगा, ज्यादा हो गया। इसीलिए क्या होता है, ये बॉक्स है, अगर खाली डब्बा है, ये गत्ता का डब्बा है, अगर खाली है इसको आराम से धक्का दिया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है क्योंकि इसकी जड़त्व कम है। लेकिन ये भरा हुआ रहेगा, इसमें ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा बल की जरूरत पड़ेगी। और जैसे कि हमने बोला था कि जो ठेला गाड़ी है उसको आराम से हम धक्का देकर के चला सकते हैं, लेकिन वहीं पे एक रेलगाड़ी है उसको 10 20 50 आदमी मिलकर धक्का देंगे तो शायद रेलगाड़ी आगे नहीं बढ़े, क्योंकि उसका द्रव्यमान बहुत ही ज्यादा है। तो द्रव्यमान जिसका ज्यादा होगा जड़त्व ज्यादा होगा, द्रव्यमान जिसका कम होगा उसका जड़त्व कम होगा। ठीक है, जड़त्व की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी वस्तु के जड़त्व और द्रव्यमान की परिभाषा दे सकते हैं कि जड़त्व क्या है, द्रव्यमान क्या है। तो जड़त्व तो आप लोग समझ गए कि जड़त्व क्या है और द्रव्यमान क्या है। तो किसी वस्तु का जड़त्व क्या है, उसका वह प्राकृतिक गुण है जिससे, बार बार वही बात बता रहा हूं, जड़त्व क्या है, किसी वस्तु के या किसी पिंड की वह प्राकृतिक गुण है जिससे वह अपने गति जो है, मतलब अपनी अवस्था, चाहे वो गति की हो या फिर विरामावस्था हो, उसका, उसमें चेंज का, परिवर्तन का विरोध करता है। उसको क्या बोलते हैं, उस गुण को जड़त्व बोलते हैं। और जड़त्व जो जानते हैं, जड़त्व, द्रव्यमान अगर ज्यादा है तो जड़त्व ज्यादा होगा, अभी हमने डिस्कस किया। द्रव्यमान कम है तो जड़त्व कम होगा। तो जो जड़त्व की माप है ना, जड़त्व की माप क्या है, द्रव्यमान है। आता है एग्जाम में, जड़त्व की माप क्या है, जड़त्व को कैसे मापा जाता है, द्रव्यमान से। अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो क्या होगा, द्रव्यमान अगर ज्यादा है तो जड़त्व ज्यादा होगा, उसमें ज्यादा फोर्स लगेगा। अब रेलगाड़ी है, कितना उसका द्रव्यमान होगा, अब उसमें ज्यादा फोर्स लगाइएगा तब ना मूव करेगा। अब जो स्थिर अवस्था में, विरामावस्था में, तो गतिशील में लगाने का सोचिए कितना बल की जरूरत पड़ेगी। तो जितना ही ज्यादा भारी है, भारी, भार दूसरा चीज है, मैं हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जितना ही द्रव्यमान ज्यादा है उतना ही क्या होगा, ज्यादा फोर्स लगेगा उसको गतिशील करने के लिए। तो गति का प्रथम नियम यही बताता है कि जब भी कोई असंतुलित बल किसी भी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। जब भी कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, अर्थात वस्तु त्वरण प्राप्त करती है। वस्तु क्या प्राप्त करती है, त्वरण प्राप्त करती है। ठीक है, वस्तु क्या प्राप्त करती है, त्वरण प्राप्त करती है, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर क्या है, त्वरण है। वेग में परिवर्तन की दर क्या है, त्वरण है। दर कैसे निकालते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर, वेग जो हो गया, वेग डिवाइडेड बाय समय, त्वरण हो गया, इसीलिए इसका यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप पीछे का जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया गति का प्रथम नियम। तो गति का प्रथम नियम क्या बताता है कि कोई भी असंतुलित बल किसी वस्तु पर जब लगता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, और अर्थात वेग में परिवर्तन का मतलब वो त्वरित होता है। और जो त्वरण है, उस वस्तु का त्वरण है, किस पे डिपेंड करता है, जो लगाए गए बल पर निर्भर करता है। वस्तु का जो त्वरण है वो कहां, किस पे डिपेंड करता है, किस पे निर्भर करता है, वो निर्भर करता है किस पे, तो कितना हम लोग बल लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये गति का प्रथम नियम हो गया। ठीक है, तो पग, एक्सक्यूज मी, हेलो, हाँ जी, आप क्लास क्लास ले रहे हैं, 10 मिनट रुकिए, मैं कॉल बैक करता हूँ। ठीक है, सॉरी।
कॉल आ गया था, अटेंड करने लगा। तो यह गति का प्रथम नियम समझ में आ गया। गति का प्रथम नियम वही है कि कोई भी अगर वस्तु गतिशील है तो गति की अवस्था में रहना चाहेगा, या विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहेगा, जब तक कि उसमें कोई असंतुलित बल न लगे। और जब असंतुलित बल लगेगा तो उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा, अर्थात उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा। और जो त्वरण उत्पन्न होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, किसके जो लगाए गए बल के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, ये गति का प्रथम नियम हो गया। अब अगला नियम देखते हैं। अब देखिए कुछ चीजें हैं जिसको कि हम लोग अब गति का दूसरा नियम के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कुछ चीजों को दैनिक जीवन में जो घटनाएं हैं उसको हम लोग एक दो एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे क्रिकेट का बॉल है, क्रिकेट का बॉल है, इतना छोटा होता है, अगर वो बेग से आएगा, कोई उसको क्रिकेट का बॉल लेकर के मारेगा आपको, आप वहां बैठे हुए बहुत दूर, और यहां से अगर वो चला करके मार रहा है, अगर आपके ऊपर आया तो क्या होगा, आपको घायल करेगा। तो इसका मतलब क्रिकेट का बॉल का द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान कम है, द्रव्यमान कम है। लेकिन अगर गति या वेग ज्यादा है, वेग अगर ज्यादा है तो इसका प्रभाव जो होगा ना, प्रभाव प्रभाव क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर मान लो कि सीधा मिट्टी पे गिर रहा है तो हाँ मिट्टी दबेगी, अगर घास वास नहीं है, गीली मिट्टी है या मिट्टी है, तो क्रिकेट के बॉल अगर दूर आप फेंक रहे हो, गतिशील है, गतिमान है, तो इसका प्रभाव ज्यादा होगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान कम है लेकिन वेग भी क्या है, ज्यादा है। लेकिन अगर क्रिकेट के बॉल को ऐसे धीरे से अगर फेंकेगा तो आप आराम से रोक भी लोगे, आपको चोट भी नहीं लगेगी, शरीर में भी लगा, अगर यहीं पे यहाँ पे बगल में कोई खड़ा है, मैं ऐसे इसको फेंका तो चोट नहीं लगेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि द्रव्यमान कम है, द्रव्यमान कम है, द्रव्यमान क्या हुआ, कम है, और वेग कम है, वेग भी कम है। ठीक है, तो इसका प्रभाव क्या हो जाएगा, कम होगा, प्रभाव क्या हो जाएगा, कम होगा, प्रभाव कम होगा। पहला बात। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सड़क के किनारे खड़े किसी ट्रक से कोई दुर्घटना नहीं होती, परंतु 5 किलोमीटर प्रति घंटे जैसे कम गति से चलते हुए ट्रक से टक्कर रास्ते में खड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। तो ट्रक है, अगर खड़ी है, उसमें आप टक्कर अगर मार भी दिए, खड़े खड़े जाकर के ऐसे 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 पकड़ दिए, तो उसे दुर्घटना से इससे कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होगी, आपको चोट नहीं लगेगी। लेकिन अगर बहुत धीरे से चल रही है ट्रक, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, आप रोड के किनारे खड़े हैं, आपने टक्कर मारेगा तो आपको चोट लग सकती है, आपकी मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर इसमें क्या है कि इसमें द्रव्यमान ज्यादा है, द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है, और वेग कम है, वेग क्या है, कम है, तब भी क्या होगा, प्रभाव क्या हो गया, ज्यादा हो गया, प्रभाव क्या हो गया, ज्यादा हो गया। वेग कम है, द्रव्यमान ज्यादा है। पहले वाले में, गेंद वाले में द्रव्यमान कम था, वेग ज्यादा था। दूसरे वाले में द्रव्यमान ज्यादा है, वेग अगर कम है तब भी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, तब भी क्या होगा, प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। एक छोटे द्रव्यमान की वस्तु, जब गोली को अगर बंदूक से देखते हैं ना, गोली अगर निकलती है और तीर वेग से छोड़ा जाता है तो वह भी मृत्यु का कारण बन जाता है। ठीक है, इसका मतलब द्रव्यमान कम है, गोली का द्रव्यमान क्या होता है, कम है, लेकिन वेग क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, तो इसका भी प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो हम लोग ने क्या देखा कि जो प्रभाव पड़ता है द्रव्यमान का, ठीक है, और जो प्रभाव पड़ रहा है वो किसका फैक्टर है, द्रव्यमान और वेग का। अगर कितनी गति से वो चीज जा रही है और उसका द्रव्यमान क्या है, दोनों राशियों को हम लोग एक साथ अगर कैलकुलेट करेंगे, एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम प्रभाव देख सकते हैं कि उसका प्रभाव कितना होगा। कोई वस्तु गतिशील है और उसका द्रव्यमान कम या ज्यादा है, उससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका प्रभाव कितना होगा। तो एक तीसरी राशि भी हमें मिल रही है और उस राशि का नाम है संवेग। तो एक नई राशि हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं, परिभाषित करने जा रहे हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं संवेग। क्या बोलते हैं, संवेग, मोमेंटम। उसको क्या बोलते हैं, मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है कि, एक मिनट, एक मिनट मेरा, तो
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हम लोग नई राशि को हम लोग परिभाषित करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि द्रव्यमान और वेग से संबंधित एक नई राशि है जिसे हम प्रभाव उस जो ये जो चीज है, वो जो पिंड है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा, वो निर्भर करेगा उस पिंड के द्रव्यमान और वेग पे। तो एक नई राशि हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, एक नई राशि को प्रस्तुत किया गया और न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। न्यूटन जो थे काफी इसमें काम किए, इस फील्ड में काम किए थे, और उन्होंने बोला कि संवेग, किसी वस्तु का संवेग जो होगा, या अंग्रेजी में बोलते हैं मोमेंटम, पी से डिनोट किया, उसका द्रव्यमान ए, एम और गुणनफल वी के गुणनफल से परिभाषित होता है। तो संवेग इक्वल टू, इसको पी से हम लोग परिभाषित करेंगे, इक्वल टू एम इंटू वी। एम क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, और वी क्या हो गया, वेग हो गया, वेलोसिटी हो गया। तो ये संवेग क्या है, स्केलर नहीं, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और इसका यूनिट क्या होगा, केजी मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि एम है। द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान का आपको यूनिट पता है, द्रव्यमान का इकाई क्या होता है, केजी, किलोग्राम। और वेग का क्या होता है, वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड। तो इसलिए आपका ये जो यूनिट हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है। तो उसने बोला, न्यूटन ने बोला कि किसी वस्तु को अगर त्वरित किया जाता है तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, अधिक अगर बल वेग चाहिए तो अधिक बल की आवश्यकता पड़ेगी, और इसलिए हम लोग न्यूटन ने एक दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, उसको परिभाषित किया, जिसे कि हम लोग संवेग बोलते हैं। तो संवेग को जनरली पी से डिनोट किया जाता है। किसे डिनोट किया जाता है, ये हम देख सकते हैं, पी से डिनोट किया जाता है। पी इक्वल टू द्रव्यमान एम इंटू वी। वी क्या है, वेग है, वेलोसिटी। वी इज द वेलोसिटी, एम इज द मास एंड पी इज द मोमेंटम। क्लियर। आगे बढ़ते। अब गति का जो दूसरा नियम न्यूटन ने दिया वो संवेग पे आधारित था, संवेग पे आधारित था। उन्होंने बोला कि किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर, उस पर जो हम लोग बल लगाते हैं उसके समानुपाती होता है। क्या होता है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर क्या होता है, उस दर आरोपित बल के समानुपाती होता है। उसमें जो हम लोग बल लगा रहे हैं, क्योंकि संवेग में परिवर्तन कब होगा, संवेग में परिवर्तन कब होगा, जब उसको हम लोग बल लगाएंगे। तो संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पे आरोपित बल के समानुपाती होता है, और इससे हम लोग बल का सूत्र, जो फॉर्मूला है, उसको डिराइव कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। तो आगे हम लोग बल का फॉर्मूला निकालेंगे, तो आपको गति का दूसरा जो नियम है वो बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या बोलता है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, तथा बल की दिशा में कर्वान्वित होता है। तो उसका जो डायरेक्शन होगा बल की दिशा में होगा। तो इसलिए ये जो गति का दूसरा नियम है, ये देता है परिभाषा इसका बल का, और बल का फॉर्मूला इसे हम लोग डिराइव कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोला, संवेग में परिवर्तन की दर, जो संवेग मान लो कि पहले, ठीक है, संवेग जो है, संवेग कितना था, एम वी वन। ठीक है, किसी वस्तु का जो ये जो वेग है, किसी ये जो वस्तु है, इसका जो वेग था, वेग जो था वो सपोज करो v1 था, और मास कितना है, m है। तो इस संवेग कितना हो जाएगा, मोमेंटम कितना हो जाएगा, m v1 है। ठीक है। अब थोड़े दिन के बाद इस पर एक बल कार्य कर रहा है, एक हमने बल लगाया, क्या लगाया, बल, फोर्स लगाया। फोर्स लगाएंगे तो ये गति में आएगा, गति में आएगा, इसका मतलब वेग में परिवर्तन होगा, इसके वेग में परिवर्तन होगा। ठीक है। तो अब जो है संवेग अभी यहां था, प्रारंभिक संवेग हो गया, प्रारंभिक संवेग, अंतिम संवेग, अंतिम संवेग। अब मान लो कि जैसे हमने बल लगाया, बल लगाने के बाद क्या हो रहा है कि इसका जो ये जो वस्तु है गतिमान हो जा रही है, और गतिमान होने के बाद में इसका जो वेग है या वेलोसिटी है, v2 हो गया। द्रव्यमान तो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, द्रव्यमान तो चेंज नहीं होगा। तो हमने जैसे ही बल लगाया, सेम बल लगा करके लगाया हुआ है, तो ये जो है
ये जो वस्तु है, ये जो पिंड है, वो गति v1 उसकी थी, वेग v1 था, वेग v1 से क्या हो गया, वेलोसिटी v2 हो गया। तो अब संवेग क्या है, अंतिम संवेग क्या हो जाएगा, m तो ऐसे रहेगा, v2 हो जाएगा। संवेग में परिवर्तन कितना हो गया, संवेग में परिवर्तन कितना हो गया। अब ये फाइनल संवेग ये है और प्रारंभिक संवेग ये है, तो इसको घटा देंगे, फाइनल में से प्रारंभिक घटा देंगे, उतना ही चेंज हुआ। मान लो कि हम जा रहे हैं 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं, फिर हमने एक्सीलरेटर दिया, 20 किलोमीटर का स्पीड हो गया, तो कितना चेंज हुआ, कितना गति में चेंज हुआ। तो फाइनल में से 20 में से 10 घटाएंगे, 10 किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा। उसी तरह से संवेग में परिवर्तन कितना हो गया, m v2 माइनस m v1। और न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो हम लोग बल लगाए थे, ये जो एफ लगाए थे, यहाँ पे बल जो एफ लगाए थे, ये जो बल है किसके प्रोपोर्शनल होता है, संवेग में परिवर्तन की दर, मतलब कि m v2 माइनस m v1 बाई t। संवेग में परिवर्तन की दर, दर का मतलब क्या होता है, दर का मतलब होता है कि यूनिट टाइम में, 1 सेकेंड में कितना संवेग में परिवर्तन होगा। मान लो कि 10 सेकेंड में अगर m v2 माइनस m v1 है, तो 1 सेकेंड में कितना होगा, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, तो कितने समय में ये जो टाइम है यहां से यहां तक जो संवेग में परिवर्तन हुआ है, वहां कितना टाइम लिया है, ये t हो गया। तो इसलिए परिवर्तन की दर लिखा है, दर लिखा है, इसलिए संवेग में परिवर्तन की दर के लिए हमने t डाल दिया। इसमें से m बाहर निकाल दिया, ये हो गया v2 माइनस v1 बाई t। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे v2 माइनस v1, हम लोगों ने एक गति का इक्वेशन लिया था ना कि a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, गति का इक्वेशन था। तो v क्या था, फाइनल वेलोसिटी था, ठीक है, और u क्या था, इनिशियल था, और t क्या था, इनिशियल से फाइनल तक जाने में जो भी समय लग रहा था वो किससे डिनोट कर रहा था, t से डिनोट कर रहा था। तो ये कितना हो गया, वही चीज हो गया, v के जगह पे यहाँ v2 लिखा हुआ, u की जगह पे v1 लिखा हुआ, ठीक है, t की जगह पे t लिखा हुआ। तो ये हो गया m इंटू ए, ये प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम ए। और अगर हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एफ इक्वल टू एक गुणक हो जाएगा, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कांस्टेंट से गुना हो जाएगा। जब ये प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट से क्या, ये इक्वल होता है, तो इसमें कांस्टेंट से गुना होता है, वही कांस्टेंट क्या है, ये के है। के का वैल्यू क्या होगा, अगर 1 न्यूटन का बल अगर एफ है, 1 न्यूटन का अगर हम लोग बल लगा रहे हैं, और जो मास है, जो द्रव्यमान है अगर 1 kg है, और एक्सीलरेशन जो है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो ये जो वैल्यू है के का कितना हो जाएगा, के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है एफ इक्वल टू एम ए हो जाएगा, एम ए। तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए, ठीक है। पंकज जी हाँ क्लास ले रहे हैं, थोड़ा 5 मिनट रुकिए, 10 मिनट। अच्छा कॉल बैक कर रहा हूँ, आए हैं क्या, ओके। तो ये जो है आप समझ गए होंगे कि हमने बताया था ना कि गति का जो दूसरा नियम न्यूटन ने दिया था, उसने क्या दिया था कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है। और वही हमने संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, पहले v1 जो वेलोसिटी था v1 था, m v1 संवेग हुआ, बाद में हमने बल लगाया, एक बल लगाया, तो ये जो गति इसकी वेलोसिटी होगी v2, m तो द्रव्यमान तो सेम है, तो ये जो संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, m v2 माइनस m v1, और परिवर्तन की दर कितनी हो गई, इसलिए हमने t से दर निकालने के लिए t से डिवाइड कर दिया, तो f इज प्रोपोर्शनल टू ma हो गया, f इज प्रोपोर्शनल टू ma हो गया, ठीक है। जब हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, k हो गया, ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है के। और अगर हम लोग f का 1 न्यूटन का बल 1 kg के द्रव्यमान के वस्तु पे त्वरण जो है उसका 1 मीटर सेकंड स्क्वायर अगर प्राप्त करते हैं, तो ये k का वैल्यू क्या हो जाएगा, k का वैल्यू हो जाएगा 1, और इसलिए f इक्वल टू ma आ गया, f इक्वल टू ma। इस तरह से हम लोग बल का यूनिट जो है उसको हमने डिराइव किया, f इक्वल टू ma। तो जो 9th के बच्चे हैं
अगर आप देख रहे हैं तो आपको एग्जाम में आता है, सब्जेक्टिव में आता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, ग्रुप डी, एलपी, बिहार पुलिस या अन्य कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पे इसमें इससे आपको कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल पूछता है, तो ध्यान रखना एफ इक्वल टू एम ए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो मैं बोल रहा हूं संवेग के बारे में, उसको हम लोग अभी समझने की कोशिश करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं, एक न्यूमेरिकल कर करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर 2 सेकंड की अवधि के लिए, 2 सेकंड की अवधि के लिए क्या हो रहा है, एक स्थिर बल कार्य करता है। ठीक है, तो ये एक कोई द्रव्यमान है, 5 किलोग्राम की वस्तु है, ऐसे रखा हुआ है, ये तल हो गया, ये 5 किलोग्राम का एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान 5 किलो है और 2 सेकंड की अवधि के लिए एक स्थिर बल कार्य कर रहा है। यहां पे हमने बल लगाया, एफ लगाया, कितने देर के लिए, 2 सेकंड के लिए। ठीक है, तो एम इजकल टू 5 kg और एफ टी इजकल टू कितना हो गया, टी इजकल टू 2 सेकंड के लिए लगाया। अब ये जो है ये वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ा करके 7 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो ये पहले जो इसका वेग था 3 मीटर प्रति सेकंड था। ठीक है, और अब जब वेग हो गया ना, इस पे जो बल लग रहा है, बल के चलते अब जब वेग हो गया, अब ये सेम वस्तु है 5 kg वाला, और 2 सेकंड के बाद में, यहां से वहां तक 2 सेकंड के बाद में, 2 सेकंड के बाद में अब जो इसका वेग है v1 ये है, v2 जो है कितना हो गया, 7 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 7 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो हमने बल लगाया एक 5 kg के द्रव्यमान पे, ठीक है, 2 सेकंड तक बल लगाया। अब ये 3 मीटर प्रति सेकंड का उसका वेग था, वेलोसिटी था, अब वो 7 मीटर प्रति सेकंड हो चुका है। तो अब जो क्या पूछ रहा है, लगाए गए बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो पूछा कि जो बल एफ था कितने न्यूटन का हमने बल लगाया था, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ए फिजिकल टू क्या होगा, एम ए, अभी हमने ड्राइव किया था ना जस्ट थोड़ा देर पहले, ए फिजिकल टू एम ए। तो ए कितना हो जाएगा, अब ए इक्वल टू देख सकते हैं 7 फाइनल वेलोसिटी v माइनस यू बाई टी, या इस तरह से भी लिख सकते हैं v1 v2 माइनस v1 बाई टी। v2 कितना हो गया 7 माइनस 5 बाई 2, 7 सेकेंड v2 है, 7 मीटर प्रति सेकंड यहाँ है ना, देखिए 7 मीटर प्रति सेकंड कर दे रहा है। 3 मीटर प्रति सेकंड v1 है, v1 है। ठीक है, कितना है, 5 नहीं है, 3 मीटर है, सॉरी ये 3 मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ पे 7 मैंने किया है, गलत है, 7 माइनस 3, तो कितना हो गया 4 बाई 2, 2 2 नहीं 4, मतलब ये 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 2 के टी इक्वल टू 2 है, ये समय जो है ना कितना समय तक बना रहे, तो इससे हम लोग ए निकाल लेंगे और इसमें हम लोग प्लेस कर देंगे। ए फिजिकल टू कितना हो गया, एम कितना है 5 kg और ए कितना है इंटू 2, ठीक है 5 kg है और 2 कितना हो गया 10 न्यूटन। बल कितना लग गया आपका 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन का बल आप लगा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1, ये पार्ट 1 हो। पार्ट 2 का देखिए क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि अब लगाए गए बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। आप ज्ञात कर लिया कि 10 न्यूटन होगा। अब यदि बल 5 सेकंड की अवधि के लिए लगाया गया तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। ठीक है, अब जो क्या कह रहा है कि जो बल जो 2 सेकंड की जगह पर हम लोग 5 सेकंड के लिए लगा रहे हैं, तो अंतिम वेग क्या होगा। इसका मतलब यह हुआ कि यू कितना है 3 मीटर प्रति सेकंड है और टी इक्वल टू कितना है, टी कितना है, अब बोल रहा है कितना 5 सेकंड तक लगाएंगे, 2 सेकंड की जगह 5 सेकंड तक लगा रहे हैं। ठीक है, अब ए हम लोग ऑलरेडी निकाले हैं, ए इक्वल टू कितना है 10, सॉरी ए कितना है, हाँ देखिए क्या है, मैं बताया ना, यू इक्वल टू कितना है 3 मीटर प्रति सेकंड है, टी इक्वल टू कितना है 5 सेकंड है, 5 सेकंड तक बोल रहा है ना कि 5 सेकंड की अवधि के लिए लगाया जा रहा है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि ए कितना है, ए कितना है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, और भी कितना है, भी पूछ रहा है कितना है। तो आपको पता है कि भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसे आप बना लीजिए, यू कितना है 3 प्लस 2 गुना 5,
5 दिन 10 दिन 13 मीटर प्रति सेकंड, ये आंसर हो जाएगा। 13 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। कुछ अगर इस तरह से सिंपल सा न्यूमेरिकल आ रहा है तो घबराना नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और अलग से भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा और आप न्यूमेरिकल बना पाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो कुछ नहीं, हम लोगों ने पहले इसके पहले जो मेरी क्लास थी उसमें हमने बताया था कि गति, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन है, उस पर अगर कोई न्यूमेरिकल्स आ रहा था उसको कैसे बनाना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, मैंने कुछ अटेम्प्ट करके दिए थे। प्लस मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि अम्बे ग्लोबल एकेडमी का ऐप प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर दीजिए। वहां पे हर एक चैप्टर्स का कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेगा, कुछ क्वेश्चंस मिलेगा, फ्री टेस्ट मिलेगा एमसीक्यू का, उसको दीजिए और देखिए उसमें से कितना सही कर पाते हैं, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आप उसको अटेम्प्ट कीजिएगा तो मैं श्योर हूं कि आप जो है आपका आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका जो मेन एग्जाम होगा उसमें इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आप गलती नहीं करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब होगा न्यूटन का तीसरा नियम। पहला नियम देख लिए, पहला नियम क्या था, जड़त्व का नियम था। वो क्या बोल रहा था, वो बोल रहा था कि भाई अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गति की अवस्था में रहेगी, या फिर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, जब तक कि उसमें कोई असंतुलित बल कार्य न करे, और जब असंतुलित बल उस पर लगाया जाएगा तो उसके वेग में परिवर्तन होगा, अर्थात वस्तु त्वरित होगी, और जो त्वरण होगा वो लगाए गए बल के ऊपर निर्भर करेगा। पहला नियम था। दूसरा नियम क्या बताया, संवेग से संबंधित बताया। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया संवेग होता क्या है। हमने देखा कि भाई मास और वेग दोनों इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट, किसी कोई भी पिंड अपना इफेक्ट जो छोड़ती है उसके लिए हमें मास और वेग दोनों को ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर मास ज्यादा है वेग कम है फिर भी इफेक्ट ज्यादा होगा, और वेग ज्यादा है मास कम है तब भी इफेक्ट ज्यादा होगा। इसलिए मास और वेग, द्रव्यमान और वेग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राशि है, जिसे कि न्यूटन ने संवेग कहा और या अंग्रेजी में मोमेंटम कहा, और जिसे पी से डिनोट किया गया, पी इक्वल टू एम इंटू वी, एम इंटू वी होता है। और न्यूटन ने बताया कि दूसरा नियम दिया गति का, उसने बताया कि संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पे आरोपित बल के समानुपाती होता है, आरोपित बल के समानुपाती होता है। और हमने देखा कि संवेग में परिवर्तन कैसे होता है, पहले v1 वेग था v2 हो गया, तो एम v1 माइनस एम v2, जो एम v1 से एम v2 संवेग में परिवर्तन हुआ, टोटल परिवर्तन फाइनल माइनस स्टार्टिंग वाला माइनस कर करके डिवाइड किया टी से, क्योंकि संवेग परिवर्तन की दर निकालना था, और इस तरह से हमें बल का फॉर्मूला मिल गया F इक्वल टू एम ए। उसके बाद हमने न्यूमेरिकल्स बनाया। अब तीसरा नियम पाते हैं कि न्यूटन ने तीसरे नियम में क्या बोला, ध्यान दीजिएगा। तो तीसरा नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गति का तीसरा नियम जो है वो बोलता है, न्यूटन गति का तीसरा नियम बोलते हैं जिसे कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। तो ये बड़ा फेमस ये फॉर्मूला है, और जब झगड़ा करते हैं और किसी ने मारा, जब मजाक में किसी ने मारा तो आपने भी मारा, तो वो बोलेगा क्यों मारा भाई, तो बोलेगा हर एक क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, न्यूटन का तीसरा नियम। तो न्यूटन का तीसरा नियम बड़ा फेमस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर क्रिया के लिए हमेशा बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे जमीन को अगर धक्का दे रहे हैं तो जमीन भी आपको उतना ही धक्का दे रही है, तेजी से धक्का दे रही है, इसीलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसीलिए हम आगे बढ़ पाते हैं। अब देखिए जैसे बंदूक से गोली निकलती है, बंदूक से गोली निकल रही है, ये जब बंदूक से गोली निकलेगी तो जितनी तेजी से गोली निकलती है उतनी तेजी से ये जो है ना पीछे की तरफ भी धक्का देती है। तो क्रिया गोली निकलना हो गया, प्रतिक्रिया क्या होगा, रिकॉइल होगा, रिकॉइल इसको बोलते हैं। तो हम लोग जब 303 फायर करते थे, अरे वाह क्या राइफल था, ये जो है ना, ये जो पूरा पोर्शन है उस दिन दर्द करता था। 20-25 राउंड फायरिंग करने के बाद में इतना रिकॉइल होता था, इतना तेज धक्का मारता था, यहाँ पे यहीं पे रख करके फायरिंग करते हैं ना, तो रिकॉइल अभी तो बहुत अच्छे अच्छे आ गया इक्विपमेंट्स, डिफेंस में भी, पुलिस में भी ऑटोमेटिक आ गया, AK-47 आ गया। तो उस समय 303 था, 303 एक राइफल था जिसमें कि हर एक बार चलाने के लिए कॉक करना पड़ता था, आप लोग देखे होंगे, पुराने फिल्मों देखे होंगे, तो उसमें रिकॉइल ज्यादा रहता था। तो जैसे जितना तेजी से गोली निकलता था उतना तेजी से पीछे भी मारता था। तो आजकल रिकॉइल को कम करने के लिए कुछ टेक्निक्स आ गई है, इसके पीछे धक्का नहीं मारता है। देखते होंगे कि नाव जो है अगर पतवार क्या करता है, इसको इधर धक्का देता दूसरी तरफ तो नाव दूसरी तरफ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो
क्रिया होती है उसके लिए हमेशा बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, इसका मतलब क्या हुआ, एक वस्तु जब दूसरे वस्तु पर बल लगाती है, क्रिया होती है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है लेकिन विपरीत दिशा में, अर्थात उसका प्रतिक्रिया हो रहा है। एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है, जैसे मान लीजिए कि मैं इस पेन पे अगर बल लगा रहा हूं तो पेन भी मेरे ऊपर उतना ही बल लगा रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया। तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम जो बोलता है वो यही बताता है कि एक वस्तु जब दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर लेकिन विपरीत दिशा में बल लगाती है, और इस नियम को बोलते हैं न्यूटन का तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं कि आप अम्बे ग्लोबल एकेडमी का जो ऐप है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर करके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, सो दैट आपको लाइव लेक्चर मिले, लाइव लेक्चर मिलेगा, वीओडी मिलेगा, सबसे बड़ी चीज आपको क्या मिलेगी, चैप्टर, हर एक चैप्टर का टेस्ट मिलेगा, फिर मॉक टेस्ट मिलेगा। जितना ही प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपके लिए जो मेरिट है उसमें जगह बनाना आसान हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं बंद करता हूं, आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कुछ इस पर्टिकुलर टॉपिक का न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।